हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो आज जो बचे हुए हैं जैसे अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, तो इसको आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में यूरोपियन कंपनियों का जो अंग्रेज है, कंपनियों में अंग्रेज मतलब जितनी भी कंपनियां आई थी उनमें अंग्रेज जो है सबसे सफल रहे। मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रशासन और सारी व्यवस्था कायम करी। तो सर्वाधिक सफल होने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य क्या था? व्यापार था। अब कौन सा व्यापार था? याद रखिए, इनका कपड़े का था, बाकी और भी थे। तो भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टीफेंस थे, जो पादरी के रूप में पुर्तगालियों के साथ ही 24 अक्टूबर 1579 को गोवा आया था। स्टीफेन पादरी के रूप में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। दूसरा अंग्रेज जो है राल्फ फिच थे। दूसरे कौन थे? राल्फ फिच थे और 1588 से लेके 91 के बीच जो है भारत में रहे। आगरा फतेहपुर सीकरी भी गए। फिच के अनुसार आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। ये किसने कहा था? ये राल्फ फिच ने कहा था। ये दूसरे अंग्रेज थे। फिर मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन थे? राल्फ फिच थे। फिच ने 1588 में और 1591 के बीच भारत रहते हुए फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर सूरत में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। 1578 में अंग्रेज नाविक एवं समुद्री डाकू सर ड्रेक ने भारत से लिस्बन जा रहे एक पुर्तगाली जहाज को लूटा था और इससे अंग्रेजों को भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। 1588 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्पेन के जलीय बेड़े आर्मेडा को जब शिकस्त दी तो स्पेन एवं पुर्तगाल की शक्ति कमजोर हुई और अंग्रेज भारत की ओर आकर्षित हुए। ब्रिटिश कंपनियों में सर्वप्रथम लीवेंट कंपनी को 1593 में भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल जमीनी रास्ते से जो है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। मिल्डन हॉल 1603 में आगरा पहुंचते हैं और उस समय अकबरी था और अकबर से गुजरात में व्यापार करने का एक फरमान प्राप्त करने की ये कोशिश करता है और वह इसी कोशिश में कितने वर्ष तक भारत में रहा? 7 वर्ष तक। उत्तर पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इनकी देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इनकी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, इसका नाम बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है? द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये उनका पूरा नाम है। एग्ज़ाम में यूजीसी नेट ने ये एक आध बार पूछा भी है, तो याद रखिए, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, और इसका शॉर्टकट कर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से पहचाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकक्ष जो है एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और पूर्व के साथ क्या प्रार्थना पत्र था कि हमको पूर्व के साथ क्या करना है? व्यापार करना है। तो ये उन्होंने क्या मांगा? एकाधिकार मांगा। एकाधिकार मांगा। तब 24 सितंबर 1599 के दिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो शॉर्टकट फॉर्म था, इसका पूरा नाम क्या था? द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना होती है। और जैसे 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र जो है प्रदान कर दिया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया तथा ये प्रावधान भी किया कि हर 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे। प्रथम गवर्नर
टॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। 1833 के एक्ट में कंपनी का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। तो कभी ए और आर कथन देकर भी पूछ सकता है कि इनका जो संक्षिप्त नाम है ये था और इनका जो पूरा नाम कुछ और था, कुछ भी बना के दे सकते। तो याद रखिए इनका संक्षिप्त नाम था, शॉर्ट फॉर्म था। बाकी अभी हमने पहले देखा था उनका पूरा नाम जो है काफ़ी लंबा चौड़ा था। जेम्स लेकेस्टर 1601 से लेके 3 की यात्रा के दौरान कंपनी के कमांडर थे। उन्होंने रेड ड्रैगन जहाज से यात्रा की और वे भारत की मुख्य भूमि नहीं आए और निकोबार द्वीप से सुमात्रा चले गए। आगे देखते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में आए थे। हॉकिंस सरकारी हैसियत से आने वाले प्रथम अंग्रेज थे और भारत आने वाले कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था। याद रखिए हेक्टर, इससे पहले वाला जो था रेड ड्रैगन, हाँ रेड ड्रैगन था, जिसमें जेम्स लेकेस्टर ये कंपनी के कमांडर थे और ये इसी से आए थे रेड ड्रैगन, और हॉकिंस जो है हेक्टर। जहाज़ों का नाम इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी जहाज़ों के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन सा हॉकिंस किस जहाज़ से आया था। तो हॉकिंस का हा है और हेक्टर उसके जहाज़ का नाम है, ऐसे याद करने में ईजी रहेगा। तो 24 अगस्त 1608 को लेकर पहुंचा और इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था। मतलब हेक्टर तो था ही और वो जो पहला वाला था रेड ड्रैगन वो भी इसमें शामिल था। इसका कमांडर कौन था? विलियम कीलिंग था। कौन था? विलियम कीलिंग था। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचते हैं। गुजरात में पड़ता है ये सूरत। वहां पहुंचते हैं और वह अपने राजा जेम्स प्रथम का एकमात्र पत्र लेकर मुगल सम्राट के लिए आया था। तो लेकर तो वो अकबर के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जहांगीर शासक बनता है। तो वो है मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया और हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। हॉकिंस को फारसी एवं तुर्की भाषा की अच्छी जानकारी थी एवं उसे पूर्वी देशों का बहुत अधिक प्रत्यक्ष अनुभव था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब एवं जागीर प्रदान की तथा फिरंगी खां, इंग्लिश खां की उपाधि भी दी। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने एवं बसने की अनुमति दी। अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन बाद में जो है जहांगीर ने पुर्तगाली वहाँ ऑलरेडी पहले से ही थे, तो अगर जो है अनुमति दे भी दी जहांगीर ने, तो पुर्तगाली ने विरोध करके क्या करवा दिया, उस अनुमति को रद्द करवा दिया और अंग्रेजों को सूरत छोड़ने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया। और इस तरह जो है सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन जो है 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दी। अब इसके पश्चात जो है हॉकिंस के बाद मिडलेटन 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी कंपनी का जहाज सूरत में उतारने में सफल हो गया और नवंबर 1612 में कैप्टन वेस्ट ने सॉली हॉल के युद्ध में पुर्तगालियों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इससे पुर्तगालियों की भारत में अजेयता का मिथ टूट गया और मुगल दरबार में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। 1612 में कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में टॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब आते हैं जो है सर टॉमस रो, तो इसको देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो आए। 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचते हैं, ये भी सूरत ही पहुंचते हैं। और जनवरी 1616 में जहांगीर से अजमेर में कौन मिलता है, सर टॉमस रो। और टॉमस रो 1618 तक जो है मुगल दरबार में ही रहा, 3 वर्ष तक ये रहा, इसलिए इन्होंने मुगल दरबार के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई हैं।
टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्रदान की। इससे पहले हॉकिंस ये अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा था। टॉमस रो की जो पुस्तक है उसका नाम पूर्वी द्वीपों की यात्रा है और इसी में उसने मुगल दरबार के बारे में जो है बातें अपनी बताई हैं। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना मछलीपट्टनम और पेट्टापुली में 1611 में स्थापित किया। भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त कर अंग्रेज फैक्ट्री मछलीपट्टनम में ही स्थापित हुई। पहली वैधानिक जो है मछलीपट्टनम में स्थापित होती है, तो ये मछलीपट्टनम में स्थापित हो जाते हैं, जबकि उनकी प्रथम फैक्ट्री जो है 1608 में सूरत में स्थापित हुई। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पगोड़ा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया, जिससे अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा में बालासोर व हरपुरा में स्थापित किया गया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन नामक किला 1641 में बनाया और यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है। 1651 में शाह सुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में 1652 में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना करते हैं। बाद में कासिम बाजार, पटना व राजमहल में भी अंग्रेज जो है कारखाने खोल लेते हैं। 1651 में एक अंग्रेज डॉक्टर बेटन द्वारा शाह सुजा के हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर जो है बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में जो है एक निशान विशेष फरमान जो है दिया और ये जो है 30,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार इनको प्राप्त हो गया। आगे 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन कर दी गईं। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रागांजा का विवाह, तो याद रखिए कैथरीन ब्रागांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ व पुर्तगाल ने चार्ल्स को बम्बई दहेज में दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पौंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया। गेराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 ईस्वी तक बम्बई का दूसरा गवर्नर रहा। उसने बम्बई नगर की स्थापना की, गोदी का निर्माण करवाया, टकसाल स्थापित करवाए एवं मुंबई की किलेबंदी की। गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। जॉर्ज ऑक्सेनडेन जो है बम्बई का पहला गवर्नर बनता है। गेराल्ड ओंगियार ने लिखा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। 1687 में जब सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती हो गई तो अंग्रेजों ने औरंगजेब से बम्बई की किलेबंदी करने की अनुमति मांगी, क्योंकि अंग्रेजों को मराठों से खतरा महसूस हो रहा था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है विलियम हेजेस था, तो याद रखिए बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेस था। अंग्रेजों ने 1660 में एक फरमान द्वारा अंग्रेजों पर चुंगी दर 2% बढ़ाकर 1/2% एवं 1.50 1.5 लाख मुआवजा के तौर पर वसूल किया। अंग्रेजों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1686 में हुगली से बाहर खदेड़ दिया। वह कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को बाहर निकाल दिया। शाइस्ते खां ने
ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में एक कुत्सित यानी नीच, झगड़ालू लोगों एवं बेईमान व्यापारियों की कंपनी कहा था। 1690 में जॉब चार्नोक बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में आए व उन्होंने 1691 में सूतानाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। बर्धमान के जमींदार शोभा सिंह के विरोध के कारण अंग्रेजों को सूतानाती के किलेबंदी की जरूरत पड़ी थी। 1698 से लेकर 99 में बंगाल में सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद जो है कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में सूतानाती, गोविंदपुर व कालीकाता की जमींदारी खरीदी। इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 में जॉब चार्नोक ने डाली व फोर्ट विलियम का किला यानी सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया। 1700 ईस्वी में सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया तथा इसी साल जो है कलकत्ता को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंट बनाया गया। अंग्रेजों ने 1701 में भारत में रहने वाले समस्त यूरोपीय लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिए। 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत से व्यापार का अधिकार दिया और इससे 1698 में जर्नल सोसाइटी संसदीय अधिनियम द्वारा अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी की स्थापना इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट नाम से की गई। नई कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार के लिए 1698 में विलियम नॉरिस को अंग्रेजों के दरबार में सम्राट विलियम तृतीय का राजदूत बनाकर भेजा था। 1702 में चार्टर ऑफ यूनियन द्वारा दोनों कंपनियों का विलय करने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर क्या है ना, एक जो है एकाधिकार बन के आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शॉर्टकट फॉर्म था, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, दूसरी कंपनियाँ भी अब जाने के लिए तैयार थी कि हमको भी जो है छूट मतलब जाने दिया जाए ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। अब उसने तो एकाधिकार कर लिया था, तो उस चीज़ को सारी चीज़ें करने के बाद फिर वो दूसरी भी आती है, फिर दोनों मिल जाते हैं। तो यही कहानी थी यहाँ पर। तो दोनों कंपनियों का विलय कर लिया गया और 1708 से लेके 9 में संयुक्त कंपनी का नाम जो है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट रखा गया। इस विलय में गोडोल्फन की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे गोडोल्फन समझौता कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, नया फैक्ट है। इसी तरह के नए फैक्ट हमें यूजीसी के पेपर में दिखाई देते हैं। तो गोल्डोफिन समझौता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक से ज़्यादा हो गई थी, तो सभी को मर्ज कर दिया गया और इसी को गोल्डोफिन समझौता कहा गया। आगे देखते हैं हम दस्तक यानी शुल्क मुक्त व्यापार। तो ये देखते हैं फर्रुखसियार के समय ये पारित हुआ था। 1715 में जॉन सरमन, ये एक वो थे चिकित्सक भी थे, के नेतृत्व में जो है एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फर्रुखसियार से मिला। इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन, अच्छा ये नहीं थे, उनके साथ थे दूत मंडल में पूरे ग्रुप में विलियम हैमिल्टन जो है एक डॉक्टर भी थे। उसने फर्रुखसियार को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। फर्रुखसियार ने 1717 में फरमान यानी दस्तक जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया और कंपनी के बम्बई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता दी व सूरत में 10,000 रुपये सालाना अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया एवं कलकत्ता में 38 गांवों की भूमि खरीदने की अनुमति दी गई। दस्तक निःशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र था और ने फर्रुखसियार के इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। मुर्शीद कुली खान ने फर्रुखसियार से फरमान को बंगाल में नियंत्रण करने का प्रयास किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता था। एशिया से मुक्त व्यापार करने अंग्रेजी व्यापार इंटरपोलर कहलाते थे। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्से के कारोबार को
कंस्टेशंस कहा जाता है। कंपनी के वे कर्मचारी जो पूर्वी देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार करते थे उन्हें दस्तानदाज कहते थे। तो जो ये शब्दावली है उनको जो है याद रखना है, यही भी पूछ लेते हैं। यूरोपियों को सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम जो है, शोरा एवं अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यूरोपीय व्यापारियों की कंपनियों के कारखाने केवल भंडार गृह होते थे, मतलब यहाँ की जो कारखाने होते थे यहाँ पे वो सिर्फ अपना माल रखते थे और भेजने के लिए, इसलिए उन्होंने कारखाने बनाए थे। स्विट्जरलैंड के एक लेखक हैं लैंडस्टोन, इन्होंने यूरोपियों के भारत के प्रति आकर्षण के बारे में कहा कि भारत जाने के अनेक रास्ते एवं माध्यम हैं, परंतु उद्देश्य सबका एक ही है, चमत्कारी देश भारत पहुंचना जो धन से भरपूर है। ये किसका कथन है? लैंडस्टोन का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, लेकिन भारत की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जहांगीर के समय में होती है। यूरोपवासीय भारत में प्रौद्योगिकी की वस्तुओं में अश्वचालित वाहन, वीज वापित लौह लंगर अपने साथ लाए थे। यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सम्ब्रे, जिन्होंने भारत में कई रियासतों में सैन्य सेवा प्रदान की थी, इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी बेगम समरू सरधना यानी मेरठ की शासिका बनी और वहाँ एक अति प्रसिद्ध चर्च का भी निर्माण करवाया। फिरंगी जो है फारसी भाषा का शब्द है। अब आते हैं फ्रांसीसियों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इनके कुल जो है कर्नाटक वॉर के तहत जो है इनको पूर्णतः समाप्त किया गया था। तो टोटल 3 कर्नाटक वॉर हुए हैं। फिर डेनमार्क के बारे में यहाँ पर देखेंगे, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो के तहत ही। तो यूरोपियन कंपनियों ने, फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत आई थी, इसके पीछे रीजन भी था। तो लुई 14वें के मंत्री कोबाल्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देस इंडेसे ओरिएंटलेस की स्थापना की। ये फ्रांस सरकार की कंपनी थी जो मुख्यतः एक सरकारी उपक्रम राज्य उद्यम की भांति कार्य करती थी। कोबाल्ट ने कंपनी को 30 लाख फ्रैंक की राशि अग्रिम दी तथा प्रथम 10 वर्षों में कंपनी को होने वाली किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई का राज्य द्वारा दिए जाने का आश्वासन दिया। 1668 में फ्रांसिस कैरो फ्रैकियास कोरेन ने जो है सूरत में पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने स्थापित की। कैरो जो है 1667 में भारत अभियान के लिए रवाना हुआ था। 1669 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। पहली सूरत में होती है, फिर दूसरी जो है मछलीपट्टनम में होती है। 1672 में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन थोमी क्या कर लिया? छीन लिया। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने विलकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त कर वहां 1674 में पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना और फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1674 में दी गई जगह पर 1690 से लेकर 92 में चंदनगर नामक बस्ती बनाई और चंदनगर की बस्ती को गुस्टावुस फोर्ट भी कहा जाता है। 1701 में पांडिचेरी पूर्व में फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में कंपनी का महानिदेशक बनाया गया। फ्रैंको मार्टिन द्वारा पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। पांडिचेरी को 1693 में डचों ने जीत लिया, किंतु 1697 ईस्वी में
रिजविक की संधि द्वारा ये फ्रांसीसियों को क्या कर दिया, लौटा दिया गया। 1720 में कंपनी का इंडीज़ की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। 1720 में जॉन लॉ गवर्नर बन के आए और फ्रेंच लोगों ने 1721 में मॉरिशस, मालाबार, माही, करिकाल को जीत लिया। 1735 में ड्यूमा गवर्नर बन के आए और उनके समय कर्नाटक पर मराठा रघुजी भोसले का आक्रमण हुआ और जिसमें कर्नाटक का नवाब दोस्त अली मारा गया, जो फ्रांसीसियों का मित्र था। ड्यूमा ने दोस्त अली के उत्तराधिकारियों को शरण देकर मराठों का मुकाबला किया। इससे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने ड्यूमा को नवाब की उपाधि प्रदान की और हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने ड्यूमा को खिल्लत भी भेजी। आगे देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे डुप्ले, सबसे योग्य इनका गवर्नर। डुप्ले 1741 और 42 में पांडिचेरी का गवर्नर बनता है और पहले चंदनगर का गवर्नर रहा। डुप्ले पहले व्यक्ति थे जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी और उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। मैकाले के अनुसार डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सके। प्रारंभ में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी, किंतु डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद फ्रेंच कंपनियों भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई। अतः अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ जिसे कर्नाटक युद्ध से भी जाना जाता है। कोरोमंडल तट पर कर्नाटक के लिए अंग्रेजों व फ्रांसीसी कंपनी में 20 वर्षों तक 3 युद्ध हुए। इस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार हैदराबाद के नियंत्रण में था। 1715 से लेकर 1774 में लुई 15वां का फ्रांस में सम्राट था। इसी समय जो है 1746 से लेकर 1761 के बीच जो है 3 आंग्ल या कर्नाटक युद्ध होते हैं। सबसे पहला है 1746 से लेकर 48 ईस्वी तक। इसके बारे में देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण जो है पहला और लास्ट, जो दूसरा है उसका कारण जो है फ्रांस और अंग्रेज जो है ब्रिटिश नहीं थे, उसका कारण कुछ और था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तत्कालीन कारण जो है अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना और यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम था। मतलब वहाँ युद्ध हो रहे हैं तो यहाँ भारत में ऑटोमेटिक ही युद्ध हो जाएंगे। डुप्ले के मॉरिशस पोर्ट लुइस ने फ्रेंच गवर्नर ला बोर्देने के सहयोग से मद्रास के गवर्नर मोर्स को 1746 में पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। मद्रास पर फ्रांसीसी अधिकार के बाद डुप्ले व ला बोर्देने के बीच जो है मतभेद हो गए। डुप्ले मद्रास पर अधिकार बनाए रखना चाहता था, जबकि ला बोर्देने ने 12 लाख पगोड़ा लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस सौंप दिया। उधर कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अपने पुत्र ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिक जो है मद्रास पर अधिकार करने हेतु भेजा और इधर डुप्ले भी पुनः मद्रास पर अधिकार करने के लेकर कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में सेना तैनात की। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने 1747 में अडियार या सेंट थोमे के युद्ध में अडियार नदी के किनारे में महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया। अनवरुद्दीन अंग्रेजों के पक्ष में था और 1746 में डुप्ले ने मद्रास को घेरा कर उसे जीत लिया। मद्रास की जीत के बाद डुप्ले जो है 1748 में अंग्रेज बस्ती फोर्ट सेंट डेविस को जीतने का असफल प्रयास किया और अंग्रेज फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी को जीतने का असफल प्रयास किया। 1748 में
एक्सला सेपल की संधि से यूरोप में दोनों देशों में युद्ध समाप्त हो गए, उसी तरह भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाते हैं। एक्सला सेपल संधि के तहत जो है मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है, बदले में फ्रांस को अंग्रेज उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग दे देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये तो आपसी ही युद्ध था, मतलब इसमें अंग्रेज लोग नहीं थे, मतलब शामिल नहीं थे हुए थे, और वजह भी नहीं थे दोनों। ये देखते हैं, ये होता है 1749 से लेकर 54 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकारी युद्ध का परिणाम था। यह युद्ध यूरोपीय घटनाओं को लेकर नहीं लड़ा गया था। कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन व उसके बहनोई चांदा साहब के बीच विवाद था। हैदराबाद में 1748 में निजामुल मुल्क के आसफ जाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग नवाब बना, किंतु नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी। डुप्ले ने चांदा साहब व मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का समर्थन किया। चांदा साहब ने 1749 में फ्रांसीसियों एवं मुजफ्फर जंग की सहायता से अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। तो याद रखिए, अंबर के युद्ध भी पूछा गया है, क्रम में पूछा गया था 2023 के जो गर्मियों में पेपर हुआ था उस समय। तो ये अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। कुडुप्पा के नवाब दिसंबर 1750 में नासिर जंग को भी मार दिया। वह मुजफ्फर जंग जो है दक्कन का सूबेदार बन गया। वह चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। इसके साथ ही डुप्ले की शक्ति चरम पर पहुंच गई। मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर दी तथा जफर जंग का उपाधि दी और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी कंपनी को मुसलीपट्टनम का नगर तथा पांडिचेरी के निकट जमीन जो है पुरस्कार में मिल जाती है। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी थी। डुप्ले ने बुसी के नेतृत्व में हैदराबाद के मुजफ्फर जंग की सहायता के लिए सेना जो है तैनात की। कर्नूल के नवाब ने 13 फरवरी 1751 को युद्ध में मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी और 1751 में मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद बुसी ने जो है सलावत जंग को दक्षिण का सूबेदार बना डाला। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है पुरस्कार में दे दिया। अब देखते हैं, इधर अनवरुद्दीन के पुत्र जो है मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी व त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ले ली। फ्रांसीसियों व चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली को 1751 में घेर लिया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आ जाते हैं और अंग्रेजों ने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अरकाट का घेरा डाला और चांदा साहब ने अपने पुत्र रजा खां को भेजा। अरकाट में क्लाइव को घेर लिया और अंततः लॉरेंस की सहायता से जो है अंग्रेज अरकाट को जीत लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट है। क्लाइव ने मोर्स की जगह आए गवर्नर सैंडर्स को जो है अरकाट का घेरा डालने की सलाह दी, जिसे तुरंत मान लिया गया था। तो पूरी इनकी ही व्यूह रचना रची गई थी। अंत में फ्रांस की हार हो जाती है। चांदा साहब तंजौर पहुंच जाता है जहां उसकी हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। मैरियट ने लिखा कि डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया। क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोज निकाली। इस हार के बाद जो है 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहू को डुप्ले के स्थान पर भेजा गया, जो कि एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है यहाँ पर। और ये समाप्ति हो जाती है 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ। अब आते हैं तीसरा
1757 से लेकर 63 ईस्वी तक। इस युद्ध का तत्कालीन कारण जो है क्लाइव व एडमिरल वटसन द्वारा बंगाल स्थित चंदनगर का अधिकार था, और यह युद्ध जो है 23 मार्च 1757 को शुरू होता है। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम था, लेकिन 1757 में प्लासी को जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों से फ्रांसीसियों का क्या कर दिया, मुकाबला किया और पराजित कर दिया। 1758 में विशाखापट्टनम में चंदुर्थी के युद्ध, याद रखिए चंदुर्थी 1758 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और 1760 में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को वांडीवाश नामक स्थान पर पराजित किया व फ्रेंच सेनापति बुसी को बंदी बना लिया। लाली पांडिचेरी भाग गया और मालेसन ने वांडीवाश युद्ध के बारे में कहा कि मार्टिन ड्यूमा व डुप्ले ने जिस शक्तिशाली इमारत के खड़े करने में योगदान दिया, उसे इस युद्ध ने मिट्टी में मिला दिया। लाली की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया गया और पांडिचेरी के भाग्य को उसने चौपट कर दिया। आगे वांडीवाश का युद्ध जो है भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय कर देता है और फ्रांस की चुनौती समाप्त हो जाती है। फ्रेंच सेनापति जो लाली होता है मद्रास को जीतने में असफल प्रयास रहा। लाली जो है चिड़चिड़े व क्रोधी स्वभाव का था। लाली ने 1761 में अंग्रेजों के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में फ्रांसीसी सेना मुकदमा चलाकर लाली को फांसी दे दी। 1761 में पौंडीचेरी पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1763 में पेरिस की संधि के ही साथ ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। युद्ध के अंत में 1763 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी व अन्य प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए, किंतु वे इनकी किलेबंदी नहीं कर सके। तीसरे युद्ध में जो है निर्णायक विजय हो जाती है और इनका जो पॉलिटिकल करियर है यहाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। फिजियोक्रेट जो है फ्रांसीसी व्यापारी थे जो मुक्त व्यापार के समर्थन थे। 1771 में फ्रांस के सम्राट लुई 15वें ने फ्रांसीसी कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब इनकी असफलता के कई कारण थे, जैसे कि कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होना, भी वो फ्रीली काम नहीं कर सके, सोच नहीं सके, निर्णय नहीं ले सके, फ्रांसीसी सरकार का असहयोग देना और भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने को महत्व नहीं दिया जाना। वहीं अंग्रेजों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर युद्ध वगैरह ये सारी चीज़ें करते थे। उनको फ्री भी था, बहुत सारी निर्णय लेने के लिए वो फ्री भी थे। इनके ऊपर सरकार बैठी हुई थी, इसलिए ये एक कारण हो जाता है। अगला है इंग्लैंड की नौसेना शक्ति श्रेष्ठ थी, इनकी नहीं थी, ये भी एक कारण हो जाता है। अंग्रेजों ने बंगाल में जीत जिसके आधार पर अंग्रेजों को अपार धन प्राप्त हुई, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं जीता जिससे ये जो है यहाँ से पैसा लगा सकें। फ्रांसीसी सेनापतियों की तुलना में अंग्रेज सेनापति अधिक कुशल थे, जैसे क्लाइव वगैरह बहुत ही चतुर लोमड़ी थे, इसलिए ये जीत जाते हैं। थल एवं नौसेना के फ्रांसीसी कमांडरों में मतभेद था। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन था। अब भारत की आज़ादी के समय 5 भारतीय क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे। कौन कौन से? पांडिचेरी, माहे, चंदनगर, कराईकल, यनन। अब डेनमार्क को देख लेते हैं। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई और इस कंपनी ने 1620 में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते त्रेकोबार तमिलनाडु में व्यापारिक कोठी की स्थापना की और 1676 में सेरामपुर यानी बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। सेरामपुर डेनमार्क की प्रमुख केंद्र मुख्यालय रहता है और यहीं पर बेचकर चले जाते हैं। डेनिश जो है ये अंग्रेज़ों को बेचकर चले जाते हैं 1845 में। और डेनिश कंपनी के लिए मिशनरी क्रियाकलाप उनके बारे अधिक महत्वपूर्ण थे। डेनिश कंपनी का व्यापार केवल चीन तक ही सीमित रहा। तो ये थे कुछ व्यापारिक कंपनी। तो आज हमने अंग्रेज़ पढ़े, फ्रांसीसी पढ़े,
3 कर्नाटक वॉर पढ़े और डेनमार्क का सफलताएं भी देखी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।